हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनमोल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इसके पहले जो रिप्रोडक्शन का वीडियो था वो पार्ट 1 का था, जिसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में चर्चा किया था। अच्छे से पढ़े थे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझेंगे कि क्या होता है, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। देखिए, रिप्रोडक्शन बहुत बड़ा यूनिट है, तो इसको हम 2-3 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस इन विच मेल गैमेट्स फ्रॉम फादर एंड फीमेल गैमेट्स फ्रॉम मदर फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म्ड ए न्यू जेनेटिकली यूनिक इंडिविजुअल कॉल्ड जाइगोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें फादर से मेल गैमेट्स स्पर्म और फीमेल गैमेट्स फ्रॉम मदर से जो फीमेल गैमेट्स होता है ओवम, उन दोनों का एक साथ फ्यूजन होता है और फ्यूजन के बाद एक न्यू जेनेटिकली यूनिक इंडिविजुअल बनता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। यानी स्पर्म प्लस ओवम आपस में फ्यूज करते हैं और फ्यूज करके एक न्यू सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बनाते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। और यही जाइगोट आगे चल के माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और किसमें बदल जाता है, एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो से ब्लास्टोसिट्स बनते हैं। वो ब्लास्टोसिट्स के अलग अलग सेल साइकिल होते हैं। ठीक है, जब सेल 32 से 64 वाले स्टेट में जाएगा तो वो क्या होगा, जाके जो हमारे मदर है, मदर के यूट्रस में जो टिश्यू होते हैं एंडोमेट्रियम टिश्यू, वहां पे एम्बेंड हो जाएगा और जिससे प्लेसेंटा निकलेंगे हम umbilical कोड के थ्रू, इसका कनेक्शन हो जाएगा। और ऐसे 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड चलता रहता है। तो यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एनिमल्स में। लेकिन इस वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे। फिर एनिमल्स वाला वीडियो आएगा नेक्स्ट रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है वही हमको बताया जा रहा है यहाँ पे। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यहाँ पे गैमेट्स का फ्यूजन होता है। ठीक है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। Some traits are transmitted into the offspring from their parents and that traits are known as inheritance। देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भले ही बच्चों में वेरिएशन पाया जाता है, जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से अलग होते हैं, जेनेटिकली यूनिक होते हैं, बट कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं जो उनके माँ बाप से, उनके दादा से उनमें ट्रांसफर होता है। इस ट्रेट्स को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे बोलते नहीं है, जैसे बच्चा होता है कि इसका नाक इसके दादा पे गया है, इसका आंख इसके मम्मी पे गया है, इसका कान इसके पापा पे गया है, या इसका स्वभाव इसके परदादा की तरह है, इसकी लंबाई इसकी दादा की तरह है, नाना की तरह है। घर वालों ने ऐसा बात बोलता है, ये तो चाचा की तरह हंसता खेलता है। ठीक है, तो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो जो फैमिली के, जो कुछ ट्रेट्स होते हैं जो बच्चों में ट्रांसमिट होते हैं, इस ट्रेट्स को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। आगे जब जाओगे क्लास 12th में एक चैप्टर ही है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन नाम का, जेनेटिक्स में, तो आपको पढ़ना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस वेरिएशन एंड वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेरिएशन पाया जाता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था वेरिएशन कैसे होता है। रिकम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, इनके बीच होता है रिकम्बिनेशन। जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो जाना, जेनेटिक सीक्वेंस का एक्सचेंज हो जाना। ठीक है, तो उसके कारण वेरिएशन प्रोड्यूस होता है। समटाइम्स म्यूटेशन के थ्रू वेरिएशन प्रोड्यूस होता है और यही वेरिएशन साल दर साल होते रहता है और एक इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे एक नई किस्म का ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन हो जाता है, इवॉल्व हो जाता है वो। ठीक है, नई किस्म का ऑर्गेनिज्म। जैसे हमको बोला जाता है कि हम बंदर से आए हैं, तो बंदर में धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन इवोल्यूशन होता गया और फिर उससे इंसान बन गए, नए टाइप्स, नई किस्म के, जो जेनेटिकली बहुत यूनिक है, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी हाई है।
ठीक है, तो यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले स्पीसीज के लिए या हमारे लिए, ठीक है, जो भी लिविंग थिंग है उनके लिए, क्योंकि ये वेरिएशन प्रोड्यूस कर रहा है। और वेरिएशन प्रोड्यूस होने से मैंने आपको बताया था कि एडेप्टेबिलिटी भी हाई हो जाती है, हम किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, है कि नहीं। और यही वेरिएशन साल दर साल होते रहता है और एक न्यू इवोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है। द ऑर्गेनिज्म विच आर प्रोड्यूस फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे हैव एबिलिटी टू सर्वाइव इन एनी रीजन ऑफ द नेचर। जैसे अभी मैंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है, उनमें वेरिएशन पाया जाता है, और जिनके अंदर वेरिएशन है, जिनमें वेरिएशन है, उनके पास एडेप्टेबिलिटी होती है कि वो किसी भी इन्वायरमेंट में, किसी भी नेचर के क्षेत्र में जाके अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन है, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि आगे इसमें क्या लिखा है। ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन जर्म सेल बिकम हाफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए जो बॉडी में होते हैं ना, दो टाइप्स के सेल डिवीजन होते हैं। सेल डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है मियोसिस एंड एक होता है माइटोसिस। तो जो मियोसिस सेल डिवीजन होता है वो हमारे नॉर्मल सेल में नहीं होता, ये हमारे सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल में होता है, यानी ये वैसे सेल जो गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं उसमें होता है मियोसिस सेल डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम का संख्या हाफ हो जाता है, यानी वो 2n से जो न्यू सेल बनेगा आफ्टर मियोसिस सेल डिवीजन उसमें क्रोमोसोम की संख्या हाफ होगी। माइटोसिस सेल हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल में होते हैं, जैसे हमारे हेयर के सेल हो गए, हमारे अदर हार्ट के सेल हो गए, ब्रेन के सेल हो गए, सारे सेलों में होता है, और इसमें क्रोमोसोम का संख्या कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कांस्टेंट रहते हैं इसमें, ठीक है, 2n इज इक्वल टू 2n। तो इसीलिए यही कह रहा है कि जो गैमेटोजेनेसिस, जब हम गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है तो क्रोमोसोम, जो जर्म सेल में क्रोमोसोम होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो यही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते पढ़ते हैं। हाउ डज ऑफ स्प्रिंग जेनेटिकली यूनिक फ्रॉम देयर पेरेंट्स। देखिए इसमें एक सवाल पूछा है और एनसीईआरटी की बुक ने भी ये सवाल पूछा है कि जो ऑफ स्प्रिंग है, यानी जो बच्चे हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे जेनेटिकली यूनिक है अपने पेरेंट्स से, कैसे जेनेटिकली यूनिक है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण तो वेरिएशन है। वेरिएशन अकर्स ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स एट पैकेटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ड्यूरिंग सेल डिवीजन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि स्पर्म प्लस ओवम मिलकर एक न्यू सेल बनाएंगे, जिस सेल को हम जाइगोट कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म में भी क्रोमोसोम की संख्या है, ओवम में भी क्रोमोसोम की संख्या है। क्रोमोसोम कहाँ होंगे, इसके न्यूक्लियस में होंगे, ठीक है। मान लो इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम में सुनो, हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं। कितने सेट्स होते हैं बच्चों, 2 सेट्स। हर एक क्रोमोसोम का 2 सेट्स होगा जो एक दूसरे से सेम होगा, ठीक है। तो क्या होगा, उसको हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। गैमेट्स में 23 क्रोमोसोम होते हैं, हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। लेकिन इसमें तो देखिए अब ये मत समझना, स्पर्म में एक सेट होगा और ओवम में एक सेट होगा। हर एक क्रोमोसोम के 2 सेट्स होते हैं जिनको हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, लेकिन स्पर्म में एक सेट होगा और ओवम में एक सेट होगा। जब इनका फ्यूजन होगा तो ये एक सेट इसमें का और एक सेट इसमें का जो सेम होगा, वो जो होमोलोगस क्रोमोसोम होगा, वो आपस में करेंगे पेयरिंग। क्या करेंगे बच्चों, जैसे फादर का क्रोमोसोम हो गया, ये मदर का क्रोमोसोम हो गया, वो आपस में करेंगे पेयरिंग, ठीक है। और पेयरिंग के समय क्या होगा, यहाँ पे ये एक क्याज मेटा के थ्रू आपस में जुड़ेंगे,
ठीक है, टिप पे इसके। देखिए एक क्रोमोसोम के दो अलग अलग क्रोमेटिड को हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, और इन दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के अलग अलग क्रोमेटिड को हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। तो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, ये हमारा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड है। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होने के कारण जो ये न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनेगा, वो जेनेटिकली यूनिक होगा फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो इसी के कारण सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होने वाले जीवों में वेरिएशन पाया जाता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय जब सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन का पहला ही फेज को हम कहते हैं प्रोफेज, और प्रोफेज 1 के पैकाटीन स्टेज होता है, जहां पे जेनेटिक मटेरियल का रिकम्बिनेशन होता है। ठीक है, और इसी रिकम्बिनेशन के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उसमें वेरिएशन पाया जाता है। इसी कारण जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली यूनिक होते हैं, यानी उनमें डीएनए का एक न्यू सीक्वेंस बनता है। ठीक है, रिकम्बिनेशन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। मैंने बताया था हर एक क्रोमोसोम के दो सेट्स होते हैं, एक सेट मेल के स्पर्म में, एक सेट फीमेल के ओवम में, और उनकी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में जेनेटिक एक्सचेंज होता है, और इसी प्रोसेस को हम रिकम्बिनेशन कहते हैं। देर आर टू सेट्स ऑफ एवरी क्रोमोसोम, ये होमोलोगस क्रोमोसोम की बात होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फादर इज नोन एज, अब देखिए जो होमोलोगस क्रोमोसोम फादर से मिलता है उसको पैटर्नल बोलते हैं, और जो मदर से मिलता है मैटरनल बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में ये आ सकता है। द होमोलोगस क्रोमोसोम विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फादर इज नोन एज पैटर्नल एंड obtained from mother is called maternal। ठीक है, याद रख लेना। higher class of animals and flowering plants are obtained from sexual reproduction, so they are variant to their parents। तो यहीं पे लिखा गया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पाया जाता है। तो हायर क्लास ऑफ एनिमल्स, जितने भी हायर क्लास के एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे मैमल्स वगैरह हो गए, तो ये हायर क्लास ऑफ एनिमल्स है। फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। इसीलिए आप देख लो जो फ्रूट से पहले क्या बनता है, फ्लावर बनता है, तो जो फ्रूट फ्लावर से बना होता है उसमें वेरिएशन पाया जाता है। इसीलिए आम के अलग अलग स्पीसीज है कि नहीं, मैंगो के, तो क्योंकि मैंगो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस होता है, तो उसमें वेरिएशन पाया ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस स्लाइड्स पे जो भी हमने पढ़ा है इसमें साफ साफ बताया गया है कि वेरिएशन क्यों होता है, और पहले आपको ये पता हो गया है कि वेरिएशन कैसे होता है, क्यों होता है, और वेरिएशन होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आप ये समझ गए तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ गए। अब आपको पता चलेगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, क्योंकि यही तो ज्यादा लाइफ को मेंटेन करके रखा है। वेरिएशन नहीं होगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर इन्वायरमेंट चेंज होने पे ही वो क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जैसे पहले बोला था कि इस वीडियो में हम रिप्रोडक्शन इस फ्लावरिंग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। तो हम अब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर का जिक्र करते हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं फ्लावर में क्या होता है। तो देखिए एक फ्लावर दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर, तो पहले बात तो फ्लावर में मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है। मेल पार्ट को हम स्टेमन्स कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम पिस्टल्स कहते हैं, जिसको गाइनोसियम भी कहा जाता है और एंड्रोसियम भी कहा जाता है। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर हम उसको कहेंगे जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन हो, तो उनको हम बाइसेक्सुअल कहेंगे। इसका एग्जांपल याद रखना, एग्जांपल अक्सर एग्जाम में पूछता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो हिबिस्कस का फूल, मस्टर्ड, रोज, लिली, ये ऐसे
फ्लावर्स है जो बाइसेक्सुअल है, यानी इनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाया जाएगा। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो मेल होगा या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन पाया जाएगा, उसको हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल इसका ये देख लेना, पपाया, कुकुम्बर, वाटरमेलन, मेज एंड कोर। ठीक है, तो एक बार जल्दी जल्दी इनका स्क्रीन शॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसका नोट्स बना सको। नोट्स भी बना लेना, बायो में नोट्स बनाना सही है। तो अब हम, जैसे हमने जिक्र किया कि फ्लावर में के मेल पार्ट भी होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी होते हैं। मेल पार्ट्स को हम मेनली स्टेमन्स कहते हैं और फीमेल पार्ट्स को हम पिस्टल कहते हैं। अब इनके भी कितने पार्ट होते हैं वो भी देखते हैं। तो जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, देखिए ये कलेक्टिवली एक पूरा स्टेमन है, ये पूरा एक स्टेमन है कलेक्टिवली, और स्टेमन में एंथर होता है, ये वाला पार्ट को हम एंथर कहते हैं। रुक जाओ, पहले मैं इसको ना रेज कर दूं थोड़ा। तो देखो, ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको हम कहते हैं एंथर, और इस एंथर के अंदर बनता है मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट जो जिसके अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स को जो प्रोड्यूस करता है, जिसको हम कहते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, एंथर के अंदर प्रोड्यूस होता है। फिर ये जो पार्ट होता है इसको हम फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, और नीचे वाले पार्ट को हम बेसल पार्ट कहते हैं, जहां से ये फ्लावर से जुड़ा होता है एंथर। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात करें, अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है। ठीक है, ये ऐसे आपका ड्राइंग जो बना है, ये क्लास 10th का एनसीईआरटी का डायग्राम है। तो ये पूरा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको हम पिस्टल्स कहते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट होता है जिसको हम स्टिग्मा कहते हैं। ये वाले पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं, और ये सबसे नीचे वाले पार्ट को हम ओवरी कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल जो आगे चल के सीड में कन्वर्ट होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गए, और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में हमने चर्चा किया। ठीक है, समझ में आया ना। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, एंथर होता है, एंथर में एंथर क्या करता है, पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करता है, और पॉलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। ये जो ओव्यूल है, यहाँ पे ओव्यूल क्या होता है, आगे चलकर पीएमसी एमएमसी बनाता है, मेगा स्पोर मदर सेल, और मेगा स्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है, फिर मेगा स्पोर टेट्राड बनता है, मेगा स्पोर टेट्राड 4 बनते हैं, और 3 इसमें से क्या होते हैं, डीजेनरेट हो जाता है, और एक ही रहता है फंक्शनल मेगा स्पोर। यही फंक्शनल मेगा स्पोर आगे चल के एम्ब्रियो सेक में बदलता है, ठीक, जिसको मोनोस्पोरिक कहते हैं प्रोसेस को। और इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में 3 बार माइटोटिक सेल डिवीजन होगा। 3 बार माइटोटिक सेल डिवीजन होने से कितने सेल बन जाएंगे, टोटल 8 सेल बनेंगे। बट इसमें से 8 सेल में से क्या होता है, एक सेल है ना, वो 2 न्यूक्लियस का हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि 7 सेल और 8 न्यूक्लियस बनता है एम्ब्रियो सेक के अंदर। तो अब इस सब के बारे में हम जिक्र करने वाले हैं आगे। ठीक है, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पे। तो हाउ डज मेल गैमेट्स पॉलन ग्रेन फॉर्म, कैसे बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। तो देखिए एंथर की बात कर, मैंने बोला था एंथर में ही पॉलन ग्रेन बनते हैं जिसको मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एंथर मेड ऑफ 4 लेयर, एंथर जो है 4 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला लेयर को हम कहते हैं एपिडर्मिस, उसके बाद वाले लेयर को हम कहते हैं एंडोथेसियम, फिर मिडल लेयर, फिर टैपेटम। ठीक है, जो टैपेटम है ये सबसे इनर लेयर है, मोस्ट इनर लेयर। ठीक है,
तो ये टेपेटम क्या करता है कि जो मेल गैमेट्स जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, मेल गैमेटोफाइट्स, यहाँ पे मेल गैमेट्स नहीं मेल गैमेटोफाइट होगा, क्योंकि पोलन ग्रेन बाद में चल के मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है। मेल गैमेटोफाइट जो पोलन ग्रेन है उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, टेपेटम लेयर जो इनर मोस्ट लेयर होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि कैसे पोलन ग्रेन फॉर्म होता है। तो देखिए एंथर के सेंटर में ना, ये मान लो एंथर है, इसके सेंटर में कंप्लीट कंपैक्टली पैक्ड होमोलोगस सेल होंगे जिनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। कंप्लीटली पैक्ड होते हैं, होमोलोगस सेल हैं, और इन कंपैक्टली पैक्ड सेल को हम कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ये स्पोरोजिनस टिश्यू एंथर के सेंटर पे होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ये स्पोरोजिनस टिश्यू आगे चल के पोलन मदर सेल यानी पीएमसी में कन्वर्ट होते हैं, डिफरेंशिएट होते हैं। ठीक है, अब इस पीएमसी में होगा मियोसिस वन होगा, और फिर मियोसिस टू, दो बार मियोसिस होता है, इसीलिए हम प्रोफेज वन कह रहे थे ना, उसका मतलब था मियोसिस वन का प्रोफेज वन। फिर होता है मियोसिस टू, जब मियोसिस वन होगा मियोसिस टू होगा तो ये माइक्रोस्पोर बनेगा जिसको हम कहते हैं माइक्रो स्पोर टेट्राड, जिसको हम क्या कहते हैं, चार माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा। ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है, देख लो, मतलब चारों आपस में जुड़े होंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनने के बाद ये क्या होते हैं, जब ये एक दूसरे से अलग होते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड एक दूसरे से अलग होते हैं, पहले कंबाइंड फॉर्म में बनते हैं, फिर ये जब अलग होते हैं तो हर एक टेट्राड के पास, हर एक माइक्रोस्पोर के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक पोलन ग्रेन बना सके। क्या बना सके बच्चों, पोलन ग्रेन बना सके। हर एक माइक्रो स्पोर के पास वो एबिलिटी होती है, वो कैपेसिटी होती है कि वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो सके। तो जितने भी माइक्रो स्पोर टेट्राड बनते हैं वो आगे चल के डिफ्रेंशिएट होके फिर से वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। आया समझ में। देखिए एंथर के सेंटर पे कंपैक्टली पैक्ड होमोलोगस सेल होंगे और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को टिश्यू कहते हैं, तो उनको हम स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू डिफरेंशिएट हो जाता है जब मैच्योर फेज आता है फ्लावर का, जब रिप्रोडक्टिव स्टेज आने वाला होता है तो ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाता है, पीएमसी पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल इसको इसीलिए कहते हैं कि ये आगे चल के हमें पोलन ग्रेन देने वाला है। फिर पोलन मदर सेल में मियोसिस वन होता है, मियोसिस टू होता है, और दो बार मियोसिस होने के कारण चार सेल बनते हैं एक पोलन मदर सेल से। ठीक है, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। इस प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में अलग होते हैं आपस से, और एक एक करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ऐसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, और ये पोलन ग्रेन देखो बच्चों, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा। फिर इस पोलन ग्रेन के अंदर दो प्रकार के ये सेल बनते हैं। ये तो हमारा मेल गैमेटोफाइट है, फिर इसके अंदर ये मेल गैमेट बनाता है। एक होता है वेजिटेटिव सेल, एक होता है जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल एक लार्ज सेल होता है, और जेनरेटिव सेल एक क्या होता है कि इसके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, यानी तैरता हुआ नजर दिखता है। ठीक है, तो पोलन ग्रेन दो सेल स्ट्रक्चर में दिखते हैं। यहाँ पे लिख दोगे कि पोलन ग्रेन टू न्यूक्लिएटेड, यहाँ पे लिख लो टू न्यूक्लिएटेड सेल स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ठीक है, जब ये
बन जाते हैं। इनके अंदर का ये स्ट्रक्चर है। बाहर से तो आपको ऐसे छोटे छोटे दाने दिखेंगे, आपने नोटिस किया होगा हिबिस्कस के प्लांट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अब हमें पढ़ना है कि एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो न्यूक्लियस टिश्यू डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। देखिए यहाँ पे ना ये ओव्यूल है, ये पूरा का पूरा क्या है, ओव्यूल है। और यहाँ पे न्यूक्लियस टिश्यू भी है, बट यहाँ पे ना आप लिख लो, ओव्यूल लिख लो, ठीक है। न्यूक्लियस टिश्यू नहीं, ओव्यूल लिख लो। ओव्यूल डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल। जो ओव्यूल है, जैसे ही फ्लावर का रिप्रोडक्टिव स्टेज आने वाला होता है, तो ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और मेगास्पोर मदर सेल दो बार मियोटिक सेल डिवीजन करता है, मियोसिस 1 मियोसिस 2, जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में। इसमें भी दो बार मियोसिस सेल डिवीजन होता है, ठीक है। मियोसिस के कारण प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर हो जाता है। एक सेल, एक बार मियोसिस होगा तो दो बनेगा, फिर इन दोनों का मियोसिस होगा तो 4 मेगास्पोर बन जाता है। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर तो डीजनरेट हो जाते हैं। ये तीन क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। बस एक ही मेगास्पोर इसमें फंक्शनल होता है, जो आगे चल के एम्ब्रियो सेक में कन्वर्ट होगा, ठीक है। फंक्शनल होता है, बाकी सारे के सारे क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और आगे चल के यही फंक्शनल मेगास्पोर किस में कन्वर्ट हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सेक। जैसे ये एम्ब्रियो सेक हो गया, एम्ब्रियो सेक के अंदर ये न्यूक्लियस है। ये न्यूक्लियस फर्दर 3 बार माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा, माइटोटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं, ठीक है। ये है मियोटिक और ये है माइटोसिस माइटोटिक, तो कंफ्यूजन में मत रहना। माइटोटिक सेल डिवीजन में मैंने पहले ही बताया कि क्रोमोसोम का जो नंबर होता है कांस्टेंट रहता है। तो जब ये 3 बार सेल डिवीजन करेगा तो 8 सेल बनेंगे। 2 सेल कंबाइन होके पोलर न्यूक्लियाई बनाते हैं, उसमें 2 न्यूक्लियस होता है और 1 सेल होता है। ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है। और ये सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक, यानी एम्ब्रियो सेक के सेंटर में पाए जाते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो यही यहाँ पे लिखा है कि इनसाइड द एम्ब्रियो सेक न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड्स। एम्ब्रियो सेक का न्यूक्लियस डिवाइड्स करता है और फॉर्मेशन हो जाता है 8 न्यूक्लिएटेड एंड 7 सेल्स का। ये जो सेल्स होते हैं बेसिकली इनमें से एक एग सेल होता है, जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। बाकी जो इसके हेल्पिंग सेल होते हैं, 7 सेल में से एक हमारा एग सेल हो गया, एक हमारा पोलर न्यूक्लियाई, बाकी जो 5 सेल हैं वो सारे हेल्पिंग सेल होते हैं, यानी वो सारे फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कराने के लिए होते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, डीजनरेट हो जाते हैं, ठीक है। इनको हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। देख लो, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखोगे, ध्यान से देखोगे, तो आपको समझ में जरूर आएगा। अब हम एक बार चलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। हमने ये समझ लिया कि मेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, फीमेल गैमेट्स कैसे बनते हैं, लेकिन अब हमें पॉलिनेशन भी समझना होगा, यानी उनका ट्रांसफर कैसे होता है। पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर फीमेल के स्टिग्मा पे कैसे होता है, उसी प्रोसेस को हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या कहेंगे, जब सेम फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसके स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करेगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या करेंगे, जब 2 डिफरेंट अलग अलग फ्लावर का, मान लो किसी एक फ्लावर का पॉलिन ग्रेन किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके जर्मिनेट करेगा, तो उसको हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो इट इज द पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। देखो सेम फ्लावर है, एक ही फ्लावर है, मान लो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। उसमें मेल गैमेट भी एक ही समय पे बन चुका है, फीमेल गैमेट भी एक ही समय पे बन चुका है, तो उसी फ्लावर का
मेल गैमेट्स मतलब मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन जाके उसी फ्लावर की स्टिग्मा पे लैंड करेगा, जर्मिनेट करेगा, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन से प्रोड्यूस होने वाला जब फ्लावर है उनमें जो वेरिएशन है वो कम होगा, क्योंकि भाई एक ही पॉलन ग्रेन है, एक ही फ्लावर का पॉलन ग्रेन है और एक ही फ्लावर का स्टिग्मा पे आके लैंड कर रहा है, सेम फ्लावर का है, तो जेनेटिक मटेरियल कैसे रिकम्बाइन करेंगे? तो जब जेनेटिक मटेरियल रिकम्बाइन करेंगे ही नहीं तो वेरिएशन होगा ही नहीं, और वेरिएशन नहीं होगा तो उस फ्लावर्स में एडेप्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, दिस पॉलिनेशन इज मेनली सीन इन बाइसेक्सुअल फ्लावर। ये कहाँ देखने को मिलता है? बाइसेक्सुअल फ्लावर में, जिसमें ऑब्वियसली यार ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलेगा, इसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों हो, उसी में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। इन दिस प्रोड्यूस स्पीसीज आर नॉट जेनेटिकली यूनिक। और इस प्रोसेस में जो स्पीसीज प्रोड्यूस होते हैं, जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है, वो जेनेटिकली यूनिक नहीं होता है, क्योंकि सेम फ्लावर का है ना, तो जेनेटिकली यूनिक कैसे होगा? उसी के जैसा होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम सेल्फ पॉलिनेशन को आजकल हम उतना प्रायोरिटी देते ही नहीं है। भले ही प्लांट बाइसेक्सुअल है फिर भी हम उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही करा रहे हैं। आजकल जो जेनेटिकली साइंस है, जो बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट है, वो ज्यादातर क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं हर एक स्पीसीज पे। हम पहले क्या कर रहे हैं कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसके एंथर को काट कर हटा दे रहे हैं। इस प्रोसेस को इमास्कुलेशन कहते हैं, आप पढ़ोगे क्लास 12 में इसको। ठीक है, तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में देखने को मिलता है। इससे प्रोड्यूस स्पीसीज जो होते हैं जेनेटिकली यूनिक नहीं होते हैं। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। तो इट इज ए पॉलिनेशन इन विच ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। इसमें क्या होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें स्टिग्मा, जो स्टिग्मा होता है वो किसी और फ्लावर का होता है और पॉलन ग्रेन भी किसी और फ्लावर का होता है, यानी दो डिफरेंट फ्लावर का रोल होता है इस पॉलिनेशन में, किसी दूसरे फ्लावर का। लेकिन स्पीसीज भी क्या होगा? स्पीसीज भी उनका सेम होगा यार, हिबिस्कस। अब जैसे ये थोड़ी कि रोज का पॉलन ग्रेन आके हिबिस्कस पे आके लैंड करेगा, नहीं, हिबिस्कस का है तो हिबिस्कस का किसी और फ्लावर, किसी और प्लांट का जो फ्लावर है उस पे जाके फ्यूज करेगा, जर्मिनेट करेगा, है कि नहीं? स्पीसीज तो सेम ही रहेगा ना। तो दो अलग अलग फ्लावर के बीच में जो पॉलिनेशन होता है उस पॉलिनेशन को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। मान लो हिबिस्कस का एक फ्लावर है, उसका पॉलन ग्रेन किसी और हिबिस्कस वाले फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड किया, फिर वहां पे जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो उस तरह के पॉलिनेशन को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्रॉस पॉलिनेशन मोर प्रीफर देन सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज इट प्रोड्यूस जेनेटिकली यूनिक स्पीसीज। इसीलिए इसको सेल्फ पॉलिनेशन से पहले प्रीफर्स किया जाता है। दैट बेनिफिट्स टू द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। ये स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जो क्रॉस पॉलिनेशन है। ओबियसली क्रॉस पॉलिनेशन होगा, अलग अलग फ्लावर का जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा, जिससे जो स्पीसीज प्रोड्यूस होगा वो जेनेटिकली यूनिक होगा, उसमें वेरिएशन पाया जाएगा, और वेरिएशन पाया जाएगा तो उसके लिए सर्वाइवल बहुत आसान हो जाएगा। वो किसी भी इन्वायरमेंट में अपने आप को अडेप्ट करने की कोशिश तो जरूर करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो हम ट्रांसफर भी समझ गए। अब देखो, आप ना 12th क्लास में पढ़ोगे कि इसके ट्रांसफर के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत होती है, और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराते हैं इंसेक्ट्स। ठीक है, कुछ जो होते हैं एयर के थ्रू भी होता है, वाटर के भी थ्रू होता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। इसको एंटेनोफिली कहते हैं, एंटेनोफिली। इसके पॉलिनेशन के प्रोसेस को एंटेनोफिली कहते हैं।
तो ये आपको ना 10th में उतना नहीं दिया है, फिर भी आप जान लेना कि कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो पॉलिनेशन कराते हैं, इंसेक्ट के थ्रू होता है, एयर के थ्रू होता है, वाटर के थ्रू होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि सबसे ज्यादा जो पॉलिनेशन होता है वो इंसेक्ट के थ्रू होता है। सबसे ज्यादा पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट्स जो क्या होते हैं, अपने एग को छुपाने के लिए फ्लावर के पास जाते हैं, या जो फ्लोरल पार्ट्स होता है फ्लावर का, जैसे उसका पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं कि भाई तुम आओ हमारे पास, हमारा पॉलिनेशन करा दो। या फिर जो फ्लावर में जो रस होते हैं, तो वो भी अट्रैक्ट करते हैं इंसेक्ट्स को। तो इंसेक्ट्स जो होते हैं फ्लावर की तरफ, फ्लावरिंग प्लांट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द केसेस में जो पॉलिनेशन कराते हैं वो इंसेक्ट्स ही कराते हैं। घास वगैरह हो गया, छोटे छोटे जो प्लांट्स हो गए, उसमें पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो जाता है। और बहुत सारे वेलिस्नेरिया, ठीक है, कुछ एक्वेटिक, सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट में पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। जैसे लोटस हो गया, उसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू नहीं होता है। वेलिस्नेरिया हो गया, ठीक है, इसमें पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है। तो इतना याद रखना, बाकी इसको और डिटेल्स में आप क्लास 12th में पढ़ोगे। बस इतना याद रखना कि पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग एजेंट के भी थ्रू होता है, और सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कराने वाला अगर कोई स्पीसीज है तो वो इंसेक्ट्स है, ठीक है। सबसे ज्यादा उसी के थ्रू पॉलिनेशन होता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटेनोफिली। अब देखिए, अब हम आते हैं कि कैसे पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड करता है, और लैंड होने के बाद क्या होता है। तो देखिए, जब पॉलिन ग्रेन क्या होता है स्टिग्मा पे लैंड करता है, तो यहाँ पे पहले होता है पॉलन पिस्टल्स इंटरेक्शन, ठीक है। मतलब जो स्टिग्मा है ये पहले चेक करेगा, क्या चेक करेगा, कि जो पॉलिन ग्रेन्स है ये हमारे स्पीसीज ऑफ फ्लावर के हैं कि नहीं। जैसे मान लो ये फ्लावर हिबिस्कस का है, तो कहीं रोज का तो पॉलिन ग्रेन नहीं ना आ गया है। अगर रोज का पॉलिन ग्रेन आ गया है तो उसको ये क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर इसी के स्पीसीज का पॉलिन ग्रेन है तो ये क्या करेगा, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से पॉलन जर्मिनेशन होगा स्टार्ट। पॉलन जर्मिनेशन कैसे होगा, देखिए पॉलन ग्रेन होता है ना, इसके ऊपर एक हार्ड लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्जीन का हार्ड लेयर होता है। ये बना होता है स्पोरोफोलिन का। तो ये पहले हार्ड लेयर क्या होता है कि डीजनरेट होता है, इससे हटता है। यहाँ पे जहाँ पे इंटरेक्शन होगा, इससे जो हार्ड लेयर है वो हट जाएगा, ठीक है। हार्ड लेयर हटने के बाद नीचे की तरफ एक ट्यूब ग्रोथ होगा, जिसको हम कहेंगे पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, ठीक है। कहाँ की तरफ, ये देखिए, ये इसका बेसल पार्ट होता है। ओवरी का बेसल पार्ट होता है, जिसको हम चैलेजल एंड कहते हैं। और जहां से मेल गैमेट्स एम्ब्रियो सेक में एंटर करते हैं, उसको उसका माइक्रोपाइलर एंड होता है। कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, ठीक है। माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू जो मेल गैमेट्स होता है वो क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करता है। अब मैं आपको बता दूं, मैंने पहले बताया था कि जो पोलन ग्रेन होते हैं मेल गैमेटोफाइट होते हैं, इसके अंदर दो सेल होते हैं। एक सेल जो बड़ा सेल होता है वेजिटेटिव, और एक सेल होता है जेनरेटिव। जेनरेटिव सेल क्या होता है, अपने उस साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो पोलन ग्रेन जो ट्यूब बनाएगा, उसमें अपनी ये दो सेल को रिलीज कर देगा, जिसको हम कहेंगे मेल जर्म सेल, ठीक है। आगे की तरफ होगा वेजिटेटिव सेल, पीछे की तरफ होगा जनरेटिव सेल। ये वेजिटेटिव सेल का बस रोल है कि वो जनरेटिव सेल को डायरेक्ट करके एम्ब्रियो सेक तक ले जाए। जैसे ही एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेगा तो वेजिटेटिव सेल डी जनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे बस बच जाएगा
जेनरेटिव सेल, बेसिकली यही मुख्य रूप से मेल गैमेट होता है। फिर यहाँ पे जैसी जेनरेटिव सेल एम्ब्रियो सेक के अंदर जाएगा, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे मेल गैमेट्स, जिसको हम क्या कहेंगे, मेल गैमेट्स कहेंगे। ठीक है, इसको हम मेल गैमेट्स कहेंगे। दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, क्रोमोसोम का संख्या n और n। बेसिकली मियोटिक सेल डिवीजन होता है। क्या होता है? माइटोटिक सेल डिवीजन, सॉरी, माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, जिसमें क्रोमोसोम का संख्या तो क्या रहेगा बच्चों, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे सबसे पहले पॉलन ग्रेन स्टिग्मा स्टाइल ऑफ द फ्लावर, जो फीमेल का स्टाइल पार्ट होता है उस पे लैंड करेगा। लैंड होने के बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हो गया, यानी जो स्टाइल है वो पहचानेगा कि ये पॉलन ग्रेन मेरी स्पीसीज ऑफ फ्लावर का है कि नहीं। जब वो पहचान लेगा कि हाँ ये मेरे स्पीसीज का है, तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा, जिससे इसका एक्साइन लेयर हटेगा, नीचे की तरफ ट्यूब बनेगा। ट्यूब में क्या होगा, जो पॉलन के अंदर जो दो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो रिलीज होंगे, पहला वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल थोड़ा बड़ा होता है, जेनरेटिव सेल थोड़ा सा छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल का काम क्या है कि जेनरेटिव सेल को एम्ब्रियो सेक तक ले जाना। जैसे ही एम्ब्रियो सेक तक पहुंचेंगे तो वेजिटेटिव सेल क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा जेनरेटिव सेल। जेनरेटिव सेल जैसे ही एम्ब्रियो सेक के अंदर जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मेल गैमेट्स में। ठीक है, और उसमें क्रोमोसोम की संख्या n और n होगा। यहां तक आपको आ गया होगा समझ में। अब आते हैं, अब हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन। समझ में आ गया कि मेल गैमेट चला गया। अब देखो, दो मेल गैमेट्स थे, इसी को आप डबल फर्टिलाइजेशन का कंसेप्ट है। टू मेल गैमेट्स, जेनरेटिव सेल दो मेल गैमेट्स बना देता है। तो एक मेल गैमेट्स क्या होगा, एन फ्यूज करेगा 2n यानी पोलर न्यूक्लियाई से। पोलर न्यूक्लियाई सेंटर ऑफ द एम्ब्रियो सेक होता है। ठीक है, 2n, उसमें दो न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए उसको 2n कहते हैं, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम भी डबल होंगे। तो एक मेल गैमेट्स n फ्यूज करेगा एम्ब्रियो सेक के सेंटर में पाया जाने वाला जो सेल है पोलर न्यूक्लियाई उससे, और एक न्यू फॉर्मेशन करेगा 3n। और ये जो 3n होता है वो होता है बच्चों एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म का रोल क्या है, ये डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट स्टेज होता है उसमें ये क्या करता है, उसको नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, यानी उसका पालन पोषण करता है। एक मेल गैमेट्स क्या करेगा, एन, वो एग सेल एन से फ्यूज करेगा और ये बनाएगा 2n, जो कि आगे चल के किस में कन्वर्ट होगा, एम्ब्रियो में। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन को कहते हैं हम सिनगैमी, यानी ट्रू फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है, इस फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि जो रिजल्ट हो रहा है वो 3 न्यूक्लियस का हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये देखिए, फ्लावर के एम्ब्रियो सेक के अंदर दो जगह फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, और एक होता है जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना, उन्हीं के पास होता है एग सेल, तो एक होता है उसके पास। तो दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। पूछा जाएगा कि डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा, तो इसका आप लोग आंसर क्या दोगे, फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। कहाँ होगा, फ्लावरिंग प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होगा। तो देयर आर 2 places inside the embryo sac where fertilization occurs। एम्ब्रियो सेक के अंदर दो ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। एम्ब्रियो सेक के अंदर दो ऐसे जगह हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है। इसके सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई होता है, वो जो कि एक मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करता है और एंडोस्पर्म बनाता है, किसके थ्रू, ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू। इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। माइक्रोपाइलर एंड के तरफ
एग ऑपरेटस होते हैं, और एग ऑपरेटस के साथ दो हेल्पिंग सेल भी होते हैं जिसको हम कहते हैं सिनर्जिड सेल। जैसे ही इसका फ्यूजन होता है सिनर्जिड सेल डीजेनरेट हो जाते हैं। क्या बच्चे हो जाते हैं? डीजेनरेट। मैंने बोला नहीं था ये हेल्पिंग सेल होते हैं, ये बस इनका रोल है फर्टिलाइजेशन कराना। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये खुद भी डीजेनरेट हो जाते हैं। अनदर मेल गैमेट्स के साथ फ्यूज होता है, जाइगोट बनाता है, और इस थ्रू फर्टिलाइजेशन जिनको हम कहते हैं सिनगैमी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि व्हाट इज सिनगैमी, तो कहना कि व्हेन ए मेल गैमेट्स फ्यूजेस विथ egg apparatus to form zygote by true fertilization, इसी को हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या बनाएगा? जाइगोट, और आगे चल के जाइगोट किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एम्ब्रियो में। ठीक है, आप आई होप कि आपको डबल फर्टिलाइजेशन समझ में आया। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि ये एम्ब्रियो से क्या मान लो, ठीक है, ऊपर वाले एंड को हम कहते हैं चैलेजल एंड, और जिधर से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो शेक में एंटर करता है नीचे वाले एंड को हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड। क्या कहते हैं बच्चों? माइक्रोपाइलर एंड। तो ऊपर की तरफ 3 सेल होते हैं जिसको हम कहते हैं एंटीपोडल्स। बीच में होता है सेंटर में हमारा पोलर न्यूक्लियाई जिसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है हमारा एग सेल फीमेल गैमेट्स, इसके साथ होते हैं 2 हेल्पिंग सेल जिसको हम सिनर्जिड सेल कहते हैं। यहाँ पे लिख लो एग सेल विथ सिनर्जिड सेल्स, जिनको हम हेल्पिंग सेल भी कहते हैं। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये भी सेल डीजनरेट हो जाएगा, ये भी सेल सिनर्जिड सेल भी डीजनरेट हो जाएगा। इसके साथ मेल गैमेट्स फ्यूज होंगे तो ये बनाएंगे एंडोस्पर्म, और ये हमारा बना देगा जाइगोट। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसके प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है बच्चों, तो बस यही तो है डबल फर्टिलाइजेशन में। देख लो आप इतना कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को इतना इजी तरीके से समझ गए हो। ठीक है, अब हमारा ना ज्यादा नहीं रहता है, अब हमारा बस लास्ट के ही टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो सेक के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब एम्ब्रियो सेक किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट्स कैसे बनते हैं, सीड्स कैसे बनते हैं, हम इसमें पढ़ेंगे। तो ट्रिपल फ्यूजन रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म, हमने अभी देखा कि जो ट्रिपल फ्यूजन है वो एंडोस्पर्म का रिजल्ट हो जाता है। ठीक है, एम्ब्रियो विच नोरिसेस द एम्ब्रियो ड्यूरिंग इट डेवलपमेंट स्टेज, जो कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेज में उसको नोरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। सिनगैमी फ्यूजन डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी फ्यूजन इट रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड जाइगोट गोज फर्दर सेल डिवीजन एंड लीड्स टू एम्ब्रियो। जो सिनगैमी फर्टिलाइजेशन है, जो ट्रू फर्टिलाइजेशन है, वो रिजल्ट किसका देता है? जाइगोट फॉर्मेशन का, और जाइगोट आगे चल के मियोटिक सेल डिवीजन माइटोटिक सेल डिवीजन करता रहता है, और उसके बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एम्ब्रियो में। देखिए यहाँ पे ना पहले जाइगोट होगा, जाइगोट क्या होगा? एक स्ट्रक्चर बनाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद बनाएगा हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, तब ये कन्वर्ट होगा पूरा एक मैच्योर सेट में। ठीक है, तो पहले ये भी इसका वो सीक्वेंस याद रखना कि जाइगोट के बाद ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो के बाद हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू फ्रूट्स, फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओवरी है, जैसे ये ओव्यूल था ना और ये ओवरी था ना, ये ओवरी, तो ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट्स में। और जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों? वो होता है
सीड में, और सीड बेसिकली एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सीड बेसिकली एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि फ्रूट कैसे बनते हैं। ओवरी होता है वही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल जो होते हैं वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सीड एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो दोनों मिलके बनाते हैं। फ्रूट हैज पेरिकार्प लेयर, द पेरिकार्प इज मेड ऑफ 3 डिस्टिंक्ट लेयर्स। जो फ्रूट है, फ्रूट के पास एक पेरिकार्प लेयर होता है, और ये पेरिकार्प लेयर 3 डिस्टिंक्ट लेयर से मिलके बने होते हैं। आफ्टर मोस्ट वाले लेयर को हम एपिकार्प कहते हैं। जैसे मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स का स्किन हो गया, जो आउटर लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिकार्प। मिडल वाले को जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं उसको कहते हैं मेसोकार्प। और इनर मोस्ट लेयर जो कि सीड से डायरेक्टली क्या होता है, उसके उससे सराउंडेड होता है, उसको हम कहते हैं एंडोकार्प। ठीक है, तो 3 लेयर होते हैं फ्रूट के। जो उसका फ्रूट का स्किन लेयर होता है उसको हम कहते हैं एपिकार्प, मिडल लेयर को हम मेसोकार्प कहते हैं, और इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं एंडोकार्प। क्या कहते हैं बच्चों? एंडोकार्प। ठीक है, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, एंडोकार्प कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, ये देखिए सीड बनेगा। सीड क्या होगा, 2 कोटिलेडन में डिवाइड होगा। ऊपर की तरफ सूट एपिकल मेरिस्टेम होगा, नीचे की तरफ रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये रूट एपिकल मेरिस्टेम रेडिकल बनाता है जो कि फ्यूचर रूट्स होता है, और ये म्यूल बनाता है जो कि आगे चल के सूट्स में कन्वर्ट होते हैं, और आगे चल के सूट से स्टेम बनाते हैं और रेडिकल रूट्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी जर्मिनेशन, ये कब होता है बच्चों? सीड जर्मिनेशन के दौरान होता है। सीड जर्मिनेशन के दौरान होता है। ठीक है, लास्ट स्लाइड्स इस लेक्चर का। मेरे को पता है लेक्चर बहुत बड़ा हो चुका है, लेकिन देख लीजिए कंसेप्ट भी बहुत है समझने वाला। आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा ये लेक्चर देखने के बाद, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में। तो देखिए फॉल्स फ्रूट का ना एग्जाम्पल आजकल मैं देख रहा हूं कि एग्जामों में आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स। एमसीक्यू में ही मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल। तो देखो, जो फ्रूट्स, पहले ट्रू फ्रूट्स जान लेते क्या होगा, तभी हमें फॉल्स फ्रूट्स समझ में आएगा। तो जो फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से, उस फ्रूट्स को हम कहते हैं ट्रू फ्रूट्स। ठीक है, और जो फ्रूट्स ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, जैसे थैलमस से, कैलिक्स से, पेटल से, सेपल से, अदर ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से मिलकर बने होते हैं, उनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और फॉल्स फ्रूट्स के एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना। एप्पल इज द एग्जाम्पल ऑफ फॉल्स फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी, पियर, कैस्यू, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? फॉल्स फ्रूट के। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसको जरूर, इसके एग्जाम्पल्स को जरूर याद कर लेना। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों हमारा लेक्चर ये होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लेना, शेयर कर देना उन स्टूडेंट्स के साथ जिनको फ्लावरिंग प्लांट्स का जो रिप्रोडक्शन का मेथड है समझने में कठिनाइयां महसूस होती है। वो इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ लेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें अनमोल एजुकेशन का। अगर आप वीडियो देख रहे हैं, न्यू है इस चैनल पे, तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 10th के मैथ साइंस का कंटेंट आपको रेगुलर बेसिस पे दिया जाएगा इस चैनल पे। पूरा मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और जो इसका जो यूनिट 3 है वो भी कुछ 2-3 दिनों के बाद मैं
अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, उसमें हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, बेसिकली ह्यूमन बींग्स में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मस्त रहना, स्वस्थ रहना। ठीक है।